आज हम जानेंगे मुद्रा संकुचन के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रभाव इसमें देखा जाए तो है कि सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि होना। तो मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, इसलिए जब सरकार अपने ऋणों का भुगतान करती है तो उससे जो उसके लोन होते हैं या फिर इंटरेस्ट के रूप में अधिक क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है, जिससे सरकार पर ऋण भार बढ़ता है और इन ऋणों के भुगतान करने के लिए सरकार को और अधिक ऋण लेने पड़ते हैं। दूसरा प्रभाव देखें तो इससे टैक्स बर्डन बढ़ता है, कर भार में वृद्धि होती है। तो संकुचन की स्थिति में करदाताओं के कर भार बढ़ जाते हैं। करों की दर यथावत रहने के कारण उन्हें अधिक क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है और कम आय होने से करों का भुगतान करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। फिर अगर कर भार में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसको कलेक्शन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो मुद्रा संकुचन में मौद्रिक आय कम होने से सरकार के लिए कर वसूलना बहुत कठिन हो जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो मुद्रा संकुचन में कीमतें गिरने लगती हैं, मांग कम होने के कारण उत्पादक वर्ग को हानि उठानी पड़ती है, जिससे कई प्रकार के बिजनेस बंद हो जाते हैं, श्रमिकों की छटनी करनी पड़ती है और फलस्वरूप होता ये है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है। फिर बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का जो है ह्रास होने लगता है, पतन होने लगता है। तो मंदी में बैंकों में जो जमाएं हैं वो कम होने लगती है। पहला तो जनता के पास अतिरिक्त मौद्रिक आय ही नहीं होती है और द्वितीय कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उसमें ब्याज दर अधिक होने से जनता बैंक में जमा करवाने की अपेक्षा बाज़ार में ऋण देना पसंद करती है। तो होता यह है कि बैंकों में जमाएं घटने लगती है और जितने हमारे उद्योग और व्यापार होते हैं बंद होने से ऋणों की मांग कम हो जाती है, जिससे हमारी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ में डाउनफॉल आता है। फिर निर्यात प्रोत्साहित होता है और हमारे जो आयात होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। तो देश में जब वस्तुएं सस्ती होने से निर्यात बढ़ने लगता है, जबकि आयात कम होने लगता है। आयात कम होने से व निर्यात बढ़ने से व्यापार शेष जो होता है देश के पक्ष में होने लगता है, जिससे कि विदेशी विनिमय दर बढ़ने लगती है। तो ये तो मैंने कुछ आपको अन्य कारण बताए हैं कि क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं मुद्रा संकुचन के, अन्य प्रभाव हो सकते हैं मुद्रा संकुचन के। अब कुछ हमारे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रभाव भी होते हैं। तो मुद्रा संकुचन के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रभाव बहुत हानिप्रद होते हैं। उद्योग व्यापार बंद होने लगते हैं, श्रमिकों की छटनी होने लगती है, श्रमिक संगठन लगातार विरोध करते हैं और इसके कारण हड़ताल और तालेबंदी की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है, बेरोजगारी की स्थितियाँ उत्पन्न होती है और बेरोजगारी की उस स्थिति के कारण चोरी, डकैती, लूट मार, हत्या आदि की असामाजिक घटनाएं देखने को मिलती है और बेकारी और भुखमरी देखने को मिलती है, जिससे नैतिकता का पतन होता है और सारी अर्थव्यवस्था इससे उलट पुलट हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है और सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये तो मैंने बताया कि क्या राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्रभाव हमारे मुद्रा संकुचन के होते हैं। अब ये तो मैंने प्रभाव बताए थे। अब जहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ प्रभाव होते हैं कि क्या रीज़न होते हैं मुद्रा संकुचन के, तो जब रीज़न हम ये कहते हैं कि प्रभाव है तो इन प्रभावों को शायद कम भी किया जा सकता है या इन पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो मुद्रा संकुचन के कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से उपायों को अपना सकते हैं, है ना। तो ये जानते हैं कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के लिए जनता की मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की मात्रा में कमी होने लगती है और
कमी लाने संबंधी उपाय हमें करने चाहिए। तो मुद्रा संकुचन को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो मॉनेटरी उपाय कुछ किए जा सकते हैं, कुछ राजकोषीय उपाय किए जा सकते हैं और कुछ अन्य प्रकार के उपाय भी किए जा सकते हैं। तो जानते हैं कि सबसे पहले मौद्रिक उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं। मौद्रिक उपायों में पहला जो उपाय है वो है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए। तो मुद्रा संकुचन के कारण मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है और मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए देश का जो हमारा सेंट्रल बैंक के अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन कर सकता है, जिससे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और जनता की क्रय शक्ति बढ़ने से वस्तुओं की मांग और मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं। फिर कि साख का प्रसार, कि मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक अपनी साख की नीति को उदार बना सकता है। ब्याज दरों में कमी करके ऋणों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ पर खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा जनता से प्रतिभूतियाँ जो हैं वो खरीद कर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकती है ना। तो ये क्रेडिट एक्सपेंशन यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये तो दो चीज़ मैंने बताया कि कौन कौन से मॉनेटरी उपाय हम कर सकते हैं। फिर कुछ राजकोषीय उपाय भी होते हैं, जैसे कि करों में कमी कर दी जाए। तो सरकार द्वारा करों की मात्रा अगर कम करके तथा कुछ करों को हटाकर जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, जिससे जनता की उपभोग प्रवृत्ति व मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने लगते हैं। और इसी प्रकार कंपनियों और व्यावसायिक उपक्रमों में भी जो टैक्सेस हैं उनमें छूट देकर उनके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और उनकी क्रय शक्ति के माध्यम से मूल्य स्तर में वृद्धि की जा सकती है। फिर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर इंक्रीज़ की जाए तो इस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो सरकार अपने विभिन्न योजना और विकास कार्यों पर सबसे ज़्यादा जो है धन व्यय करके जनता के हाथों में क्रय शक्ति पहुंचा सकती है और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। तो सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे मुद्रा संकुचन की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। फिर सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करके कि मुद्रा संकुचन के प्रभावों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋणों एवं उनके ब्याज का जनता को भुगतान कर सकती है। इससे जनता के हाथ में क्रय शक्ति पहुंचने से वस्तुओं की मांग व मूल्य दोनों में वृद्धि होगी। फिर आर्थिक सहायता करके भी इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है कि सरकार आर्थिक सहायता देकर बंद किए हुए बिजनेस जो हैं उनको पुनः चालू कर सकती है, ताकि रोजगार, आय, मांग और उपभोग और मूल्य स्तर में वृद्धि हो सके और सरकार सामान्य जनता के उपभोग ऋण देकर भी मांग में वृद्धि कर सकती है। फिर हमारी जो फॉरेन कैपिटल है उनको भी प्रोत्साहन किया जा सकता है यहाँ पर कि सरकार विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन देकर भी या फिर उनको अनेक छूट दे सकती है और विदेशी पूंजी आने से देश में नए उद्योग धंधे खुलते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे आय, मांग और कीमतें स्वतः ही बढ़ने लगती हैं। फिर कुछ ये तो मैंने बताया कुछ मौद्रिक उपाय, कुछ राजकीय उपाय और कुछ अन्य उपाय भी होते हैं। जैसे अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि निर्यात को प्रोत्साहन किया जाए और आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात करके पूर्ति और मांग में संतुलन रखा जा सकता है। अतः सरकार को जो है निर्यात प्रोत्साहन के सभी उपाय करने चाहिए और साथ ही आयात पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए और निर्यात वृद्धि से देश में वस्तु की मात्रा कम होगी और मूल्य बढ़ने लगेंगे। फिर अतिरिक्त माल का क्रय, उद्योग बंद होने से बचाने के लिए सरकार को खुद अतिरिक्त माल का क्रय कर लेना चाहिए ताकि मूल्य न गिरे और बेरोजगारी की स्थिति पैदा न हो। फिर उपभोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मुद्रा संकुचन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार उपभोक्ता ऋण देकर उद्योग को प्रोत्साहित कर सकती है और सरकार वस्तुओं को किराया क्रय पद्धति पर विक्रय कर भुगतान किश्तों में प्राप्त कर सकती है। इससे वस्तु की मांग और मूल्य बढ़ने लगते हैं। फिर
अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना, कि यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में है तो सरकार जो है अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करके वस्तुओं की पूर्ति को सीमित कर सकती है, जिससे वस्तुओं की मूल्य बढ़ेंगे और उत्पादन के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे नियंत्रण के उपाय बताए हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता। अब हम लास्ट में हर बार देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूरा ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति हुई, संकुचन हुए, इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है और इन दोनों में एक जो क्वेश्चन बनता है वो इनके डिफरेंस का भी बनता है कि मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति में क्या अंतर हो सकता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर आते हैं। तो इनको छोटे दृष्टि से भी देखें और इसके अंतर को भी मुख्यतः आप देख सकते हैं।